बाजार बोलता है, इसमें हम एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करेंगे। एफआईज ने कल क्या किया, और कल चूंकि एक अहम दिन था, आईटीसी की ब्लॉक डील हुई थी और उसका एक इम्पैक्ट एफआईज डीआईज के डेटा में देखने के लिए मिला। 4663 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईज की तरफ से दिखी और डीआईज की तरफ से करीब 7912 करोड़ रुपए की दिखी है। तो कुल मिलाकर कह सकते करीब 12,000 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईज डीआईज की तरफ से देखने के लिए मिली है। ये एक अच्छा संकेत मार्केट के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि आईटीसी का इस पर काफ़ी कुछ बड़ा चंक होगा। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में कल के सत्र में तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी डाउ जोन्स वगैरह में, लेकिन आज डाउ फ्यूचर ऊपर है। डाउ जोन्स में करीब 245 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली। वहीं शंघाई, हैंगसेंग, निकाई और कोस्पी सभी में एक अच्छा ग्रीन मार्क बना हुआ है। करीब 0.25% से लेकर 1.5% तक सारे इंडिसेस ऊपर हैं। केवल हमारा मार्केट है जो कि सुस्त चल रहा है इस समय। क्यों सुस्त है उसकी भी बात करेंगे। एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स देख लेते हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में एमएमटीसी, केआईओसीएल, वेल्सपन कॉर्प आफ्टर रिजल्ट्स, इसमें अच्छा इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। कैस्ट्रॉल इंडिया 6.5% ऊपर है। अवंती फीड्स करीब 5.5% ऊपर है। वहीं एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर कि आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है, फिसल चुके हैं काउंटर। तो संधुमा करीब 8.5% नीचे है। पॉलीप्लेक्स यहाँ पर करीब 5.5% की गिरावट। ज्योति स्ट्रक्चर, ऑर्किड फार्मा और एफडीसी यहाँ पर 3.5 से 5.5% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि अमेरिका की एक जो ट्रेड कोर्ट है उसने ये कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं ये सब इलीगल है। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मार्केट में इस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ संभावनाएं बन गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा टैरिफ को लेकर लंबा खींचने वाले इस मुद्दे को। हालांकि जुलाई में इस पर एक बार फिर इंटरिम बातें होंगी, लेकिन उन्हीं की कोर्ट कह रही है कि ये सब इलीगल है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन ये है कि वो अब दूसरी अपर कोर्ट पर जाएंगे, वहाँ पर अपनी शायद अर्जी लगाएंगे। मयूरेश सर, ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक झटका कि आपकी पार्टी खुश नहीं है आपके टैरिफ के मूव से, आपकी कोर्ट खुश नहीं है, आपकी जनता खुश नहीं है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। और इस बढ़ती मुश्किलों से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब उल्टा प्रेशर आ गया कि आप ट्रेड डील जल्दी करो, जिन जिन देशों के साथ बातचीत हो रही है जल्दी करो और ख़त्म करो, वरना उतना ही प्रेशर आप पर बढ़ेगा। या वो जितने अभी भी गीदड़ भभकी देते रहते हैं, जैसे यूरोप को अभी पिछले हफ्ते दी कि मैं तुम पर 50% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन फिर एक ही दिन की बात में रात को जब बात हुई उनकी ईयू के चीफ से, तो उन्होंने कहा ठीक है इसको 9 जुलाई तक के लिए टाल देते हैं। ये अब उनकी टोन सुस्त होगी और उसका फ़ायदा मिलेगा मार्केट को। नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है, आई थिंक जो रिटोरिक ट्रम्प साहब बनाए बैठे थे टैरिफ्स को लेके, ऑब्वियसली उनको एक झटका लगा है विद द यूएस कोर्ट रूलिंग, एंड ऑब्वियसली एक ऑप्शनैलिटी उनके पास जरूर बचती है हायर कोर्ट अप्रोच करने के लिए। बट दो चीज एज अ बेस केस सिनेरियो इटसेल्फ, आई थिंक ये जो टैरिफ इम्पोजिशंस की मुहिम चल रही थी, ये इन्फ्लेशनरी थी, नॉट जस्ट फॉर यूएस बट फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्लोब एज वेल। एट द सेम टाइम, अगर ये टैरिफ्स जो स्टेट में अनाउंस किए थे, अगर ये पास थ्रू होते थे, तो दैट वुड हैव टू अ लार्ज एक्सटेंट ग्लोबल ग्रोथ को इम्पैक्ट करते थे काफी सिग्निफिकेंटली डाउन साइड पे। और इसलिए आई थिंक ग्लोबल ग्रोथ भी अच्छी खासी, ग्लोबल ग्रोथ का अच्छा खासा मार झेलना पड़ता था, तो शायद बॉन्ड यील्ड से दर्शाया जा रहा था। अब क्या रुख अपनाते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, क्या दे गो टू द हायर कोर्ट विच इज ऑब्वियसली वन ऑप्शनैलिटी, या कोई दूसरे तरीके से ये टैरिफ्स इंपोज करते हैं, ये देखना होगा, जो मार्केट को डर है। At the same time, I think with the expectations of both on the resolution of these tariffs, as well as जो हम टैक्स कट्स की बात सुन रहे हैं, क्या फिजिकल डेफिसिट नंबर्स यूएस के और डेट नंबर्स और भी ऊपर निकल जाएंगे इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, कमिंग फ्यू इयर्स, और जो इंटरेस्ट सर्विसिंग होगी उस पर दिक्कतें होगी। ये आई थिंक एक बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क बन जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द यूएस। इस सारे कॉन्स्ट्रक्ट में शायद जो इंडियन मैक्रोज है, क्योंकि टैरिफ्स के मद्देनजर इंडिया वाज वन ऑफ द इकोनॉमीज जो लीस्ट इंपैक्टेड थी टैरिफ्स को लेके। एट द सेम टाइम जो क्रूड की कीमतें नीचे आ रही है, वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगी हमारे ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट पे। जो कंजम्पशन रिलेटेड बूस्टर्स हैं, वो टैक्स कट्स हो, आरबीआई की लिक्विडिटी हो, एक्सपेक्टेशन यही है इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द फेड मूव्स,
आरबीआई के शायद एक या दो और रेट कट आ सकते हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड एम्पल लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छा खासा सहारा देगी और ग्रोथ को सहारा देगी एज वी हेड इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो इन अ नटशेल आई थिंक अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स देखें इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग ग्लोबली, मैक्रो वाइज माइक्रो वाइज, शायद इंडिया की परिस्थिति रेस्ट ऑफ द ग्लोब से फार बेटर है, और हमारी परिस्थिति शायद माइक्रो वाइज एज फार एज कॉर्पोरेट अर्निंग, जैसे मैं मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, शायद बेटर ऑफ रहे कंपेयर टू लॉट ऑफ इकोनॉमीज इन द। बिल्कुल। तो ये हमारी जो स्थितियां हैं वो ग्लोबल मार्केट में दूसरी इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में बेहतर है, और सर ने टैरिफ को लेकर बता ही दिया कि किस तरह से इसमें अब आगे प्ले होने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, अब फेड के मिनट्स ने भी और डराया आई थिंक अमेरिकन इन्वेस्टर्स को, और उनकी कमेंट्री को डोनाल्ड ट्रंप भी सुन रहे होंगे, भले ही वो उसके बाद रिएक्ट कुछ इस तरह से करते हैं कि मैं फेड के चेयरमैन को हटा दूंगा या आप इंटरेस्ट रेट कट करो, कुछ इस तरह की गीदड़ भपकियां देते हैं वो। 2025-26 के लिए ग्रोथ गाइडेंस घटा रहे फेड, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में मंदी आ भी सकती है, उनको ये लगता है, डाउट है, और इकोनॉमी अस्थिर होने से ब्याज दरों में अभी तो कोई चेंज वो नहीं करने वाले, इस तरह के उन्होंने इंडिकेशन दिए, क्योंकि उनका मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट इनके बढ़ने से इकोनॉमी का जो संतुलन है वो ख़राब हो रहा है। सर, ऐसे में इंडियन आईटी कंपनीज कैसे ट्रेड करेंगी, क्योंकि अमेरिका से जिस तरह की खबरें आज मिल रही हैं उसमें एक खबर कि टैरिफ को लेकर कोर्ट भी तैयार नहीं है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, अपर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे याचिका दायर करेंगे। दूसरी तरफ फेड डरा रहा है, तो ऐसे में इंडियन आईटी कंपनीज को कैसे ट्रेड करें, कैसे देखें? एक थोड़ा कॉशियसली अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि दो चीजें जो है कि जो बेस केस सिनेरियो बन रहा है कि एक माइल्ड रिसेशन शायद यूएस में आ सकता है, डिमांड में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन के जो ट्रेंड्स हैं वो बिल्कुल नजर आ रहे हैं, और ये जो अनिश्चितता है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ टैरिफ इम्पोजिशंस, ये जिसमें कह रहा था ग्लोबल ग्रोथ यूएस ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करेगी, इसका एक असर शायद कंज्यूमर स्पेंडिंग पे देखा जा सकता है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक अगर हम एक्सपेक्टेशन बिल्टअप करें कि जो कॉर्पोरेट्स हैं दे विल आल्सो बी हैविंग अ वेट एंड वॉच स्टांस, क्योंकि जैसे हम सारी डिस्कशंस कर रहे हैं और पूरी दुनिया ही डिस्कशंस कर रही है, कॉर्पोरेट्स भी देखना चाहते हैं कि आगे उठ के गवर्नमेंट का रुख क्या होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट कैसे प्ले आउट होती है, और इसलिए आई थिंक जो एक इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल होता है या जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आई थिंक दैट विल प्रॉब्ली टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ बैक सीट। ये थोड़ा डिफरमेंट सा हो जाएगा, जो इंक्रीमेंटल ऑपरेशनल स्पेंड्स हैं आईटी को लेके वो बिल्कुल बरकरार रह सकते हैं अक्रॉस बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्थ अमेरिका में भी, यूरोप में भी हम स्टिकीनेस देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स दैट आर कमिंग थ्रू। और इसलिए आई थिंक काफी कॉर्पोरेट्स थोड़ा डिफर करेंगे अपने जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग प्रोग्राम्स हैं, अनलेस दे रिसीव और हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लैरिटी कि किस हिसाब से मैक्रो और बिजनेस एनवायरनमेंट मूव हो रही है। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा एक स्लगिश फैक्टर रह सकता है ये आईटी सेक्टर के लिए। चुनिंदा मिड कैप आईटी स्टॉक्स कैन स्टिल कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि वहां पे आई थिंक जैसे नंबर्स आए हैं, जैसे कमेंट्रीज रही हैं, थोड़ी उत्साहजनक रही है। रिलेटिवली आई थिंक जो लार्ज ऑर्डर विंस बिग आईटी कंपनीज केटर करती है, मिड कैप आईटी कंपनीज एक स्वीट स्पॉट में है बिटवीन $1 and $10 million। और जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक मिड साइज फर्म्स इन द यूएस हो या यूरोप हो, एक ऑपरेशनल स्पेंड्स कंटिन्यू करेंगी अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और मेंटेनेंस के ऊपर। तो थोड़ा स्लगिश क्वार्टर्स रह सकता है बिकॉज ऑफ दीज डिफरमेंट्स, और इसलिए आई थिंक एक वेट एंड वॉच रखना चाहिए आईटी क्षेत्र के लिए जनरली। बट अ कपल ऑफ स्टॉक्स विद द मिड कैप आईटी स्पेस मेरे हिसाब से आई थिंक आउट परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू रहे बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन सो फार। जी सर, अगली खबर जियो पॉलिटिकल फ्रंट से, पाकिस्तान को फिर चीन से फंडिंग मिल रही है, और ये फंडिंग $3.7 बिलियन की होगी, जो कि लोन की फॉर्म में मिलेगी। अगले महीने तक चीन ये लोन प्रोवाइड करा देगा पाकिस्तान को, जिसमें करीब एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट 7.5% का हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो पहले भी लोन दिया था पाकिस्तान को वो इसी रेट पर दिया था। हालांकि उसकी जो ट्रांचेज़ हैं वो पाकिस्तान लगातार पे कर रहा है, और लास्ट ट्रांच उनकी जून के एंड तक जानी है, उससे पहले ही पाकिस्तान पे कर देगा और नया लोन ले लेगा चाइना से। जब जब ये लोन लेता है सर आईएमएफ से या चाइना से, उसके बाद ये इंडिया के साथ थोड़ा सा गर्मजोशी ज़रूर दिखाता है। तो पाकिस्तान पैसा जुटा रहा है, भारत हथियार जुटा रहा है। अब ऐसे में ये आने वाले समय में
जो डिफेंस शेयर हैं, चूँकि अब इंडिया की भी नज़र तो होगी कि पाकिस्तान के पास जो सबसे ज़्यादा कमी थी पैसे की, वो जुटा रहा है, भले ही लोन लेकर जुटा रहा है। तो ऐसे में भारतीय डिफेंस कंपनीज़ के पर फोकस अभी भी रहेगा क्या? इंडियन गवर्नमेंट उनसे प्रोक्योर करने की जो प्रक्रिया है उसको तेज रखेगी, उनको नए नए ऑर्डर्स बड़े बड़े देगी ताकि इन डिफेंस कंपनीज से जल्दी हथियार मिले और प्रिपेयर्डनेस हमारी ज़्यादा बेहतर रहे? तो विवेक जी, पहले तो ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिद्ध और साबित कर दिया कि हमारी जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल सिस्टम हो, रडार डिटेक्शन सिस्टम हो, या इवन ड्रोन सिस्टम हो, या एंटी ड्रोन सिस्टम हो, ये सारी चीजें आई थिंक आर नॉट जस्ट द बेस्ट इन एशिया बट बेस्ट इन द वर्ल्ड एज वेल। ये पूरे दुनिया ने देखा है शायद, और इसलिए आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्सेस। और मैं बहुत खुश नसीब मानता हूं कि हम जो आज रात को सोते हैं, ये हमारे आर्म फोर्सेस की मेहनत की वजह से है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो डिफेंस ऑर्डर बुक्स हैं ये ऑलरेडी अच्छी खासी फुल है। एक रोबस्ट पाइपलाइन और रेवेन्यू विजिबिलिटी अगले 5 या 6 वर्षों की काफी डिफेंस कंपनीज के पास है। काफी ऑर्डर्स जो इनको प्रोक्योर हुए हैं, ये अच्छे खासे मार्जिन्स के साथ प्रोक्योर हुए हैं। और इसलिए मुझे लगता है जैसे ये कंपनीज एग्जीक्यूट कर रही हैं, और जो गवर्नमेंट से डायरेक्टिव्स रहेंगे इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट ऑन टाइम, एक टाइमली एग्जीक्यूशन की वजह से जो कैश फ्लोज हैं, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज हैं, जो मार्जिन परफॉर्मेंस है, जो रिटर्न रेशियोज है, जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, ये बरकरार रह सकती है। दूसरा, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इंटरनल ऑर्डर्स यानी आत्मनिर्भर ऑर्डर्स या डोमेस्टिक ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट मार्केट्स इज समथिंग दैट कैन ऑल्सो बी अ बिग ट्रिगर या टेलविंड। यूरोप की काफी देश देख रहे हैं प्रोक्योर करने डिफेंस इक्विपमेंट, एंड दे आर लुकिंग आउटसाइड द यूएस। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मैंने कहा सिद्ध कर दिया कि वी गॉट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट दैट वी कैन प्रोवाइड। और इसलिए आई थिंक ये कि बड़ा पहलू रह सकता है डिफेंस कंपनीज के लिए। ऑन द फ्लिप साइड, आई थिंक जो वैल्यूएशंस हैं ये ऑब्वियसली महंगे हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट 5 या 10 वर्षों का एक स्टैंडर्ड डिविएशन ले लें तो डिफेंस कंपनीज के लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव इट्स मीन वैल्यूएशंस। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, जो मार्जिन प्रोफाइल है, जो लेवरेज है, जैसे मैं कह रहा था, और जो टेलविंड्स है, अगर ये उभर के आती है तो आई थिंक डिफेंस कंपनीज के अर्निंग्स शायद बरकरार रहे हैं और शायद ये प्रीमियम वैल्यूएशंस सस्टेन रहे। ऑब्वियसली फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स ये लेवल पे नहीं करनी चाहिए बिकॉज वैल्यूएशंस आर थ्रू द रूफ, बट जिनके पास लीडरशिप स्टॉक्स है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है इस स्पेस में, वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। बट प्लीज मॉनिटर एवरी क्वार्टर नंबर्स, और कैसे मैनेजमेंट की एक कॉल है इन टर्म्स ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपनीज आउटलुक फॉर द सेक्टर एज। ठीक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा डिफेंस सेक्टर में, ये आपके लिए राय। अगला सर जो खबर है वो अदानी ग्रुप शेयरों को लेकर है। पूर्व सेबी चीफ माधवीपुरी पर जो आरोप लगे थे वो खारिज हो गए हैं। लोकपाल अदालत ने जो अदानी ग्रुप से उनके संबंधों को लेकर जो आरोप लगाए थे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है। हिंडनबर्ग ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि माधवीपुरी के जो फाइनेंशियल्स हैं, जो उन्होंने पैसा कमाया है गलत तरीक़ों से, कुछ इस तरह के उन्होंने बातें अपनी रिपोर्ट में डिटेल में कहा था हिंडनबर्ग ने, कि उन्होंने अनड्यू एडवांटेज लिए हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया। और उस पर उसके बाद उनकी कुर्सी भी काफ़ी कुछ खतरे में आ गई थी, उनके रेजिग्नेशन की बातें होने लगी। हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट लिया बाइज्जत और अब उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। अब उनको क्लीन चिट मिलने का मतलब है कि इनडायरेक्टली तो अदानी ग्रुप को भी क्लीन चिट ही मिल चुकी है कि यहाँ पर जो सेबी से जुड़े हुए आरोप थे उनसे भी बरी हो गए। हिंडनबर्ग अपनी रिसर्च कंपनी ही बंद करके चले गए, तो हिंडनबर्ग वाले आरोप भी एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं। सर ऐसे में ये जो अदानी ग्रुप शेयर्स हैं इनमें क्या करें? इससे पहले सर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अदानी पोर्ट पर भी एक बड़ी खबर आई है कि वो डॉलर बॉन्ड को बायबैक करने की योजना बना रहे हैं। शनिवार को बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कि 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी के पास ऑलरेडी कैश है और कंपनी के कुल लोन में करीब 23% लोन डॉलर आधारित है और एनसीडी के जरिए कंपनी 6,000 करोड़ रुपए भी जुटा रही है। तो 8,000 करोड़ रुपए का कैश पड़ा है, 6,000 करोड़ रुपए एनसीडी के जरिए जुटा रही है। उसके बाद जो डॉलर बॉन्ड है उनको पे कर देगी, या माफ़ कीजिएगा बायबैक कर लेगी। सर इन दोनों खबरों का अदानी ग्रुप शेयरों पर कैसे देखना चाहिए कि एक तरफ अदानी ग्रुप आरोपों से बरी हो रहा है, दूसरी तरफ अपने जो महंगे डेट है
या जो उनको लगता है कि डेट को उनको रिड्यूस करना है, वहाँ पर वो अपनी बायबैक करके पोजीशंस को क्लीन कर रहा है। कैसे देखें सर अदानी स्टॉक्स को? नहीं तो बैलेंस शीट क्लेंजिंग काफी क्वार्टर्स पहले स्टार्ट हुई है, और जैसे डायनामिक्स से पूरे ग्रुप के लिए सुधरते जा रहे हैं। आई स्टिल रिमेम्बर 4 या 5 वर्षों पहले जो इंटर कॉर्पोरेट लेंडिंग हुई थी, उसके वजह से बड़ा बवाल हुआ था अडानी ग्रुप के लिए। दे रिजॉल्व दैट इशू, बैलेंस शीट स्ट्रेंथन की वेरियस बिजनेस लाइंस में। जो एक रेवेन्यू विजिबिलिटी बनती है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ बनती है, ओवरऑल नेट डेट टू इबिट्डा बनता है फॉर द ग्रुप एज अ होल, दैट हैज स्ट्रेंथन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली हाइडेनबर्ग सागा के बाद एक सेटबैक जरूर आया स्टॉक्स के लिए, बट अभी जो हाइडेनबर्ग एक्सपोज हुए हैं कंप्लीटली, आई थिंक इट इज वेल एंड ट्रूली बिहाइंड अस, और अभी मार्केट भी भाप के चला है। आई थिंक इफ समथिंग लाइक दिस कम्स अप इन द नियर फ्यूचर इज वेल, मार्केट शायद इग्नोर भी कर दे, अनलेस देयर इज सब्सटेंशियल प्रूफ, या कोई प्रूफ इन द पुडिंग हो तो प्रॉब्ली एस्टेब्लिश कि ऐसे कुछ हुआ है दैट माइट बी डेट्रीमेंटल टू द कंपनी। तो आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ ऑल दीज न्यूज इज लार्जली बिहाइंड अस, और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक अडानी ग्रुप स्टॉक्स इंडिविजुअली जो सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है, जहाँ पे वैल्यूएशंस महंगे नहीं है, आई थिंक पार्ट ऑफ दोज शेयर्स विद इन द ग्रुप कैन डू वेल। जहाँ तक पॉट्स का सवाल रहा है, आई थिंक जो एनसीडी का एक अधिग्रहण कर इनफैक्ट जो एक 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 ऑप्शनलिटी इन्होंने यूज करनी चाहिए है, आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक वंस दे रीपे ऑफ दैट डेट्स, एक जो बड़ा ओवरहैंग रहता है आउटसाइड डेट का या ओवरऑल डेट का, वो भी कम होते जाता है जैसे नंबर्स इंप्रूव होते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटल रेजिंग बिकम्स फार इजियर, और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द डिटरमेंटल इम्पैक्ट जो अडानी पे था वो लार्जली बिहाइंड है, एंड द मार्केट्स विल नाउ मूव फॉरवर्ड लुकिंग एट अर्निंग्स ऑफ ईच इंडिविजुअल अडानी का। तो सर कौन से अदानी स्टॉक्स को आप पसंद करते हैं अगर इनमें से कोई चुनना हो तो? Yeah, Adani Ports is the best bet. Okay, I think it's a proxy in terms of the entire ecosystem. जो cargo and container volume growth है, that should normalize going forward. आज जो optionality in terms of SEZ land, ये बड़ी optionality है, जो शायद fully capture नहीं हुई है price में। Realizations per TEU should start improving as we head, और जब normalcy आएगी geopolitical conflicts in the Middle East को लेके, and at some point of time that should happen over the next few quarters, और इसलिए मुझे लगता है कोर बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, अर्निंग्स डायनामिक्स, रिटर्न रेशियोज काफी स्टेबल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अदानी पोर्ट ही सर को अच्छा लगता है और अदानी पोर्ट पर खबरें हैं, और अदानी ग्रुप पर जो इन पर आरोप लगे थे अब वो लगता है कि पीछे छूट गए हैं। अब अदानी ग्रुप को फंडामेंटली देखना चाहिए सभी शेयरों को, और जो जो चीज़ें पॉजिटिव हैं जिन कंपनीज़ में उन पर बेट लगानी है, सर का मानना है। अगली खबर सर, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर सेबी ने एक बार फिर अपनी नज़रें दौड़ाई हैं और बैंक के जो पूर्व सीईओ हैं उनको शेयर मार्केट में 4 साल के लिए बैन कर दिया। बैंक के सीईओ थे मिस्टर सुमन कथपालिया, डेप्यूटी सीईओ, ट्रेजरी हेड और 2 अन्य जो हायर रैंक ऑफिसर्स थे उनको भी बैन किया स्टॉक मार्केट से। सीईओ और डेप्यूटी सीईओ ने तो पिछले महीने ही बैंक से रेजिग्नेशन दे दिया था। बैंक में जो इसमें आरोप लगे हैं, सेबी की तरफ से जो बातें निकल कर आई हैं कि इन सभी को बैंक में होने वाली गड़बड़ी का दिसंबर 2023 से पता था, और इन्होंने जो ये सारी बातें बताई हैं बिल्कुल एंड 2024 में बताई हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सभी ने बैंक के शेयर नवंबर दिसंबर 2023 में ही भेज दिए थे, तो दैट मीन्स कि जैसे ही इन लोगों को पता चला कि ये सब गड़बड़ियाँ चल रही हैं, तो इन्होंने अपने शेयर तो बेच दिए, और ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन्होंने मार्केट प्लेयर्स को या एक्सचेंजेस के साथ शेयर नहीं की है। बैंक की बुक्स में 2362 करोड़ रुपए की गड़बड़ी थी, गड़बड़ी को छिपाने का दोषी भी पाया गया इनको। सर देखिए, जो लोग रेजिग्नेशन दे चुके हैं और उन पर अब कुछ भी आरोप लगा दीजिए, इससे बैंक के ऊपर जो बैंक के शेयर की हालत पर कोई असर पड़ता है? क्योंकि आज इंडसइंड बैंक तो पॉजिटिव खड़ा हुआ है, भले ही आरोप उनके पूर्व सीईओ, डेप्यूटी सीईओ किसी पर कुछ भी लग रहे हो। क्या कुछ इम्पैक्ट आएगा सर इस शेयर पर? ये अभी शायद स्टॉक ये पचा रहा है कि सारी बुरी खबरें हैं वो शायद प्राइस में आ चुकी है, और जितनी भी गड़बड़ियां होनी थी, वो जो एक्स मैनेजमेंट ने की है, नॉन डिस्क्लोजर्स रहे थे, ये सारी चीजें आई थिंक प्राइस में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट से भागने की कोशिश कर रहा है कि जितना भी हुआ है वो शायद सारा रिकॉग्नाइज हो गया है पिछले तिमाही के नंबर्स में, एंड द बैंक विल नाउ स्टार्ट Q1 विद एब्सोल्यूट क्लीन स्लेट,
जहाँ पे कंप्लायंसेस को तवज्जो दिया जाएगा। बैंक इज लुकिंग आउट फॉर अ न्यू सीईओ, और स्ट्रीट भी देखना चाहता है कि कौन नया सीईओ बन के आता है। अगर कोई अच्छा नाम आता है सीईओ बन के, तो ऑब्वियसली आई थिंक द स्टॉक विल गेट इन्फ्यूज्ड। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है वो डेफिनेटली इरोड हुआ है। क्या उसका एक बेयरिंग बिजनेस पे हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक। बट क्या एक रिवाइवल की उम्मीद हम लगा सकते हैं? क्या द वर्स्ट इज ओवर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, जिसका रिकग्निशन शायद बैलेंस शीट पे हुआ है, यानी फाइनेंशियल और मॉनेटरी इम्पैक्ट शायद बैंक ने रिकॉग्नाइज किया हो। ये ट्रस्ट कैसे रिगेन करते हैं, नई मैनेजमेंट आके क्या स्टेप्स लेती है स्ट्रेटेजिकली, ये शायद स्ट्रीट देखना चाहती है। और इसलिए मुझे लगता है द स्ट्रीट इज ऑफ द बिलीव द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर, जो शायद प्राइस में भी। बिल्कुल सर। कुछ एक मैं रिजल्ट्स फटाफट से चेक कर लेता हूं आपके साथ, क्योंकि इम्पैक्ट तो आ ही चुका है। सेल कंपनी के कल नतीजे आए, काफ़ी शानदार नतीजे थे, स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। रेवेन्यू करीब 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, प्रॉफिट करीब 393% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, वाई वाई बेसिस पर भी अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली। अबीटा क्यू वाई वाई फ्लैट था, लेकिन क्यू ऑन क्यू 72% बढ़ा है। मार्जिन्स करीब 360 बेसिस पॉइंट बढ़े क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। एक्सपेक्टेशंस जो थी एबिटा की वो करीब 2800-2900 करोड़ के बीच में थी, और जो आया है वो 3500 करोड़ के करीब है, 3483 करोड़ रुपए। तो यही एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और नेट प्रॉफिट भी जो बड़ा है, स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन 800 से 900 करोड़ रुपए के बीच में थी, प्रॉफिट आया 1251 करोड़ रुपए। लेकिन काउंटर पर रिएक्शन पहले ही आ चुका था, तो शायद आज उतना तेज रिएक्शन नहीं है। मयूरेश सर, जिस तरह से हमने टाटा स्टील और सेल को देखा, स्लोली ये काउंटर चलते जा रहे हैं, और अब नतीजे भी ठीक आ रहे हैं इन कंपनीज़ के। टाटा स्टील ने भी बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिए। अभी सेल पर और टाटा स्टील दोनों पर आपका नज़रिया और कैसे देख रहे हैं सर? ये ऑब्वियसली मेटल कंपनीज के लिए आई थिंक ग्लोबल आउटलुक बहुत जरूरी होता है कि चाइना डिमांड सप्लाई, ग्लोबल डिमांड सप्लाई कैसे है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एलएमई प्राइसिंग होती है ये इस पर निर्भर होती है। बट सेल का लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है डोमेस्टिकली ड्रिवन है। हालांकि प्राइसिंग, जैसे मैं कह रहा हूँ, एलएमई ड्रिवन है। और ये ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि जब तक एलएमई प्राइसिंग में एक सिग्निफिकेंट सुधार नहीं मिलता, जो इंक्रीमेंटल नंबर्स आएंगे वो शायद कंसिस्टेंट ही रहे, एक आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिले। और ये शायद स्ट्रीट मान के चल रहा है। दैट्स व्हाई आई थिंक दी इन स्पाइट ऑफ गुड सेट ऑफ नंबर्स, आई थिंक जो परफॉर्मेंस रही है स्टॉक प्राइस के हिसाब से इज लार्जली बेस्ड ऑन दैट। एंड सिमिलर स्टोरी फॉर टाटा स्टील। ऑब्वियसली पार्ट ऑफ देयर ऑपरेशंस आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, जहां तक आयन ओर का सवाल रहा है। उनकी जो यूरोपियन सब्सिडरी है, लार्ज पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशनल डिवॉल्वमेंट जिसे हम कहते हैं, या एक एक रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस दैट आर गेटिंग कन्वर्टेड टुवर्ड्स मेकिंग ग्रीन स्टील, यानी ग्रीन स्टील कैसे बनाया जाए, ये सारा यूरोप आई थिंक एक एक जूझ रहा है। एंड दे आर प्रॉब्ली गेटिंग एंड मेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स दैट। ये ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है, बट मुझे लगता है आई थिंक एक जनरल ग्लोबल डिमांड जब तक वापस नहीं आता, एलएमई प्राइसिंग जब तक स्टेडी स्टेट वापस नहीं आती, एक क्लियर कट ऑपरेटिंग लेवरेज ये सारी कंपनीज के बैलेंस शीट पे आना थोड़ा बैक एंडेड रहे। ठीक है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ manasjaiswal.com के प्रमोटर मानस सर भी जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। मानस सर, निफ्टी बैंक निफ्टी आज क्या लग रहा है? आज एफ&ओ एक्सपायरी का दिन है। देखिए, मुश्किल हो रहा है। देखिए, निफ्टी को सस्टेन होना ऊपर पे डेफिनेटली पिछले 3 सेशन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है। कल ध्यान रखिए, कल 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग थी। आज मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन वहां पर निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाया और अभी कुछ मिनटों पहले वापस 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा समझना है कि शायद 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,600 है, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं निफ्टी पे, शायद आज ही, क्योंकि आज एक्सपायरी तो वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे अगर आप एक बिकवाली करने का ट्रेड ले रहे हैं, तो मैं कैश लेवल्स आपको बता रहा हूँ, तो कैश लेवल्स ध्यान रखें। तो जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो 24,800 के ऊपर रहेंगे और टारगेट रहेंगे 24,600 के आसपास। ठीक है। तो फिलहाल आज थोड़ा सा असर को लग रहा है कि मार्केट में एफ&ओ एक्सपायरी के चलते जो मूवमेंट है वो नेगेटिव साइड पर जा सकता है। मयूरेश सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन, और अपना कीमती समय सा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। धन्यवाद विवेक जी, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं हम, 2 रिजल्ट्स और जिन पर चर्चा कर लेते हैं। सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पर नतीजे थोड़े से वीक आए हैं, जिसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। काउंटर आज करीब 9% टूटा हुआ है।
रेवेन्यू करीब 7.5% डाउन आया, प्रॉफिट भले ही बढ़ा लेकिन एबिट वगैरह वो भी कमज़ोर ही थे, मार्जिन्स वगैरह में थोड़ा सा प्रेशर है, जिसकी वजह से काउंटर पर आज इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। मानस सर, कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहे हैं आपको इसके? सोम डिस्टिलरी के मैं चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ सर SDBL ये कोड है जी, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड, तो SDBL। तो देखिए जी, तो देखिए यहाँ पर क्रैक देखने को मिला है, गैप डाउन मॉर्निंग में देखने को मिला था, उसके बाद 20 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। अगर आप बिल्कुल ट्रेडिंग की बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि आपको करीब करीब 135 या 132 तक के टारगेट देखने को नीचे की साइड में मिल जाए। फिलहाल के लिए इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, इस गिरावट पे आपको खरीदारी नहीं करनी है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट नो डाउट बहुत खराब नहीं लगता है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकला है। अगर आप निवेशक हैं, आप लंबे समय के लिए बने रहना चाहते हैं, तो गिरावट पे खरीदारी करें और 200 मूविंग एवरेज जो कि 120 है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो गिरावट पर खरीदारी तो करें लेकिन 120 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, लेकिन आज नहीं, थोड़ा सा रुक के खरीदारी करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी पहला लेग है गिरने का, तो वो थोड़ा सा पूरा होने दें। सर, लेकिन एक काउंटर जो कि आज इसके विपरीत चल रहा है, उसके रिजल्ट्स भी विपरीत ही आए हैं। वेल्सपन कॉर्प, रेवेन्यू भले ही 12% डाउन रहा हो, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट 159% बढ़ा है, एबिटा 39% बढ़ा है, और मार्जिन्स भी करीब करीब 430 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं, डबल डिजिट में मार्जिन्स आ गए हैं, और आज काउंटर ने 8% का मूव दिया है। अब इस काउंटर में आज क्या करें? जिनके पास है वो बुक करें या फ्रेश खरीदारी करें? सर जी सर। तो देखिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट तो बेहतरीन लगते हैं। क्योंकि मंथली चार्ट पे मेरे ख्याल से 2 मंथ पहले स्टॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 840 था उसको ब्रेक किया था। उसके बाद हमने डिप देखा, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया। तो अब 200 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 720 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। कभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स थोड़ी करिए, थोड़ी गिरावट पे करिए और लंबे समय के लिए बने रहें, तो मेरे ख्याल से आपको 1050 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं।